नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना हालिया है, हाल फिलहाल की है। बात मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर की। तारीख थी 25 सितंबर 2024। समय था दोपहर के कोई 12:30 बजे। थाना बहोड़ापुर के 12 बीघा इलाके में अचानक 12 साढ़े 12 बजे ये शोर हुआ कि नरेंद्र ठेकेदार के पूरे परिवार की हत्या हो गई। भीड़ इकट्ठा हो गई, पुलिस भी आ गई। पुलिस भीतर गई और पुलिस ने देखा कि एक उस फ्लैट में 3 शव पड़े हैं। एक कमरे में ठेकेदार की पत्नी सीमा चौहान, उम्र 42 साल। दूसरे में नरेंद्र सिंह चौहान यानी जो ठेकेदार थे, उनके बेटे आदित्य, उम्र 22 साल। और ठेकेदार नरेंद्र सिंह का अपना शव, जिनकी उम्र थी 47 वर्ष। 3 ये शव पड़े थे। 30.6 स्प्रिंगफील्ड राइफल पड़ी थी। 3 खोखे और एक जिंदा कारतूस भी घर में यानी उस फ्लैट में पड़ा हुआ मिला। पुलिस जांच पड़ताल सब कर रही थी और इसी बीच में जब पंचनामा लिखा जा रहा था बॉडी सील करने से पहले, तो पुलिस की निगाह पत्नी सीमा की हथेली पर लिखी हुई लाइंस पर पड़ी। जब ये लाइनें पढ़ी गईं तो पता लगा ये सुसाइड नोट है, जिसमें पत्नी की तरफ से, यानी जैसे ऐसा लग रहा था जैसे पत्नी ने लिखा है कि मेरा भाई मेरी मौत का जिम्मेदार है। तमाम फोटोग्राफर, वीडियोग्राफी, फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड सब लाए गए, लेकिन पुलिस इसी नतीजे पर पहुंची कि शायद जब सीन रिक्रिएट हुआ कि शायद नरेंद्र सिंह ठेकेदार ने सबसे पहले अपने बेटे को गोली मारी, फिर अपनी पत्नी को गोली मारी, फिर उसके हाथ पर ये सुसाइड नोट लिख दिया, फिर अपने आप को गोली मारी। इसीलिए सिर्फ 3 खोखे वहां पर मिले हैं। घटना के संबंध में मौके पर मौजूद उसका नौकर संतोष और उन पड़ोस में रहने वाली उनकी सगी बहन ने बताया। संतोष ने बताया कि मैं घर में साफ सफाई और खाना बनाने का काम करता हूँ। सवेरे आ जाता हूँ 10 बजे के आसपास और शाम को अपना काम खत्म करके 7-8 बजे चला जाता हूँ। सुबह जब आता हूँ तो नीचे वाले फ्लोर पर झाड़ू, पोंछा, सफाई ये सब करता हूँ और इस बीच में ऊपर से जब आवाज़ आ जाती है ऊपर आने के लिए, तो ऊपर फिर साफ सफाई और खाना बनाने का काम करता हूँ। लेकिन जब तक बुलाया न जाए तब तक जाने की इजाज़त नहीं है। सामान्य रूप से आधे 1 घंटे में सब काम खत्म हो जाता है। 10 साढ़े 10 बजे के 10:30 पौने 11 के आसपास उसे बुला लिया जाता है। वो अपना काम वहाँ कर लेता है, फिर खाना वाना बनाने का काम होता है। 11:30 बज गए, 12 बज गए, तो उसने सीढ़ियों से ऊपर जाकर देखा तो दोनों दरवाजे भिड़े हुए थे। बाहर से आवाज भी लगाई और उन दरवाजों को खटखटाया भी, लेकिन भीतर से कोई आवाज नहीं आई। भागकर पास में रहने वाली उनकी सगी बहन को बुलाकर ले आया। सगी बहन आई और उसने किसी तरह से पड़ोसियों की मदद से दरवाजा खोला तो भीतर का नज़ारा देखकर सन्न रह गई। उसके भाई, भाभी और भतीजे तीनों का शव फ्लैट में पड़ा हुआ मिला। प्राइमा फेसी तो यही लग रहा था कि आत्महत्या की गई। उसके बाद खैर पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई बॉडी। पोस्टमार्टम आ गई। तीनों को एक एक गोली लगी। जिस एंगल पर गोली नरेंद्र को लगी थी, ठेकेदार को, उससे ये भी लगता था कि ये राइफल से खुद मारी गई गोली है। देखिए, राइफल से, पिस्टल से तो सुसाइड करना बड़ा आसान है,
यहाँ लगा लिया, हाथ से मार लिया, इधर लगा लिया, हाथ से मार लिया। एक और बड़ा कॉमन है, यहाँ लगा लिया और मार लिया, ऊपर से वो निकल गई। मतलब ये इस तरह के सुसाइड के केसेस हैं जिसमें एक ही गोली लगने के बाद बचने की गुंजाइश बहुत कम होती है। सीने में जब कभी किसी ने ट्राई किया, बहुत एक्सपर्ट हो तो बात अलग है, लेकिन अगर हार्ट से वो आधा सेंटीमीटर भी इधर उधर लग गई तो जान बच जाती है। लेकिन राइफल से, एक नाली बंदूक से, दो नाली बंदूक से, स्प्रिंग फीड राइफल से, ऐसी किसी राइफल जिसका बैरल बहुत लंबा है, उससे एक ही तरह से सुसाइड, एक या दो तरह से सुसाइड हो सकता है। एक तो किसी ऊंचाई के स्थान पर राइफल को अड़ा दिया जाए, मतलब ओट कर दी जाए, और फिर सिर उसमें अपना भिड़ा दिया जाए। जब वो एक लाइन में ढीला न हो, नीचे न गिरे, तब हाथ बढ़ा के उसके ट्रिगर को दबाया जाए, लेकिन ये कम इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा जो है वो ये है कि आप बिस्तर पर बैठ जाएं, कुर्सी पर बैठ जाएं, नीचे उसको राइफल के बट को नीचे रख दें, उसके ट्रिगर पर अपना अंगूठा रख लें और उसके बैरल को यहाँ 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 कहीं पर ऐसा लगा लें ताकि वो थ्रू एंड थ्रू ऊपर निकल जाए। और फिर निकल जाए, जब आप सेट कर लें उसको, उसके बाद फिर अंगूठे से ट्रिगर को दबा दें। इस तरह की जो सुसाइड के केसेस मैंने अपने सर्विस में देखे हैं वो लगभग इसी तरह के हैं। और देखने से, यानी जो बुलेट की ट्रेजेक्ट्री है उसको देखने से लग जाता है कि ये आत्महत्या हुई है या खुद ही अपनी राइफल या डीबीबीएल एसबीबीएल से गोली मारी गई है। लेकिन शातिर और चालाक लोग जब ऐसा काम बहुत प्लान के साथ करते हैं तब वो ये सब कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो ऐसा हत्या करने वाला व्यक्ति नहीं कर सकता। अगर उसने एकदम परफेक्ट प्लान बना रखा है, सबको मारना है, दो को मार दिया और तीसरे को फिर गोली की ट्रेजेक्ट्री ऐसे बना के मारेंगे कि कल को अगर जांच हो तो यही लगे, सत्य के नज़दीक यही लगे कि इसने खुद सुसाइड किया है। पुलिस को भी कुछ इसी तरह का भान हो रहा था, क्योंकि जो नरेंद्र चौहान के बारे में सामान्य जानकारी पुलिस ने इकट्ठा की कि वो साहब बहुत अच्छा आदमी था, धंधे में बहुत साफ सुथरा था, सरकारी ठेकेदार था, जो रजिस्टर्ड ठेकेदार होते हैं, और ज़्यादातर सरकारी बिल्डिंग मटेरियल का ही या सरकारी बिल्डिंग का या सरकारी निर्माण का ही कार्य करता था। शहर के तमाम सरकारी निर्माण कार्यों में का उसका योगदान रहा होगा। मूल रूप से इटावा का रहने वाला नरेंद्र चौहान 15 साल पहले ग्वालियर आया था। धीरे धीरे उसने लोगों के साथ मिलकर काम किया और उसके बाद अपने बेटे के नाम से अपनी कंस्ट्रक्शन की एक फर्म बना ली। आदित्य बिल्डर्स करके इस फर्म का नाम था। अब पुलिस ने ढूंढना शुरू किया उसके साले को, जिसके लिए उसकी बहन की हथेली में ये लिखा था कि हमारी मौत का जिम्मेदार हमारा भाई है। नाम पता सब था ही, घर वालों से तुरंत पता लग गया कि ये कहाँ का रहने वाला है, कहाँ है, कौन सा साला है, पता लगा ये सगा साला है। लेकिन काफ़ी लंबे समय के बाद, 45 दिनों के बाद ही पुलिस उसे पकड़ पाई। जिन जिन जगहों पे, जिन जिन डिपार्टमेंट्स पे नरेंद्र सिंह काम किया करते थे, उनसे भी बातचीत की गई। लोगों ने बताया कि साहब बहुत ठीक चल रहा था, बड़ा अच्छा ठेकेदार है, कभी शिकायत नहीं मिलती है, इसके काम को अप्रिशिएट भी किया जाता है और इसके विरुद्ध कोई बहुत ज़्यादा कहीं पर संगीन शिकायत मिली नहीं। लेकिन पिछले 7-8 महीनों से इसकी पहले गुमनाम शिकायतें और फिर इसका साला जो इसके फर्म में पार्टनर था वो लिखित शिकायतें इसकी करने लगा। बहुत छोटी और मामूली ऐसी चीज़ें जो सिर्फ साले और बहनोई के बीच की थीं उसके बारे में भी बताने लगा। जांच होने लगी और ये कमियां या खामियां सही पाई जाने लगी। इससे मार्केट में नरेंद्र का जो मार्केट वैल्यू थी वो
कम हुई। पुलिस ने इसको ढूंढना शुरू किया, लेकिन ये पता नहीं लगा कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ था या किसके कहने से ऐसा हुआ था। पुलिस ने लगातार इन दोनों को, जो इसका साला था राजीव उर्फ गुड्डू गौड़, और एक इसके साथ और इसका रिश्तेदार था पत्नी की तरफ से, इसका ममिया ससुर, यानी उसकी अपनी पत्नी, मृतक पत्नी सीमा का सगा मामा रविंद्र राजावत। धीरे धीरे सब पता लग गया कि यही 3 लोग मिल के काम करते थे। ये पहले जब अकेले काम करता था या किसी फर्म के साथ तो खैर बहुत ही बढ़िया काम किया, और फिर इस पे लोगों का जब विश्वास बढ़ा तो इसने अपनी फर्म बना ली, और फर्म बनाने के बाद अपने काम के सहयोग या पार्टनर के लिए अपने साले और अपनी पत्नी की मामा को, दोनों को रख लिया। धीरे धीरे दोनों में कुछ मनमुटाव होने लगा पैसे की लेन देन को लेकर। बजाय आपस में बैठ के इसको सुलझा लेने के, उन दोनों ने शिकायतें करनी शुरू की अपने बहनोई की। और फिर बड़ा नेचुरल है, शिकायतें हुई होंगी, नाम से हुई होंगी, घर में तनाव हुआ होगा, पत्नी को दखल देना पड़ा होगा, लेकिन ये बात बंद नहीं हुई। राजीव और पत्नी के जो मामा थे रविंद्र राजावत, ये तो अपना काम करते रहे, लेकिन नरेंद्र सिंह चौहान, वो काम में उनका मन लगता नहीं था, क्योंकि जहाँ कहीं जाते थे उनके बारे में जो शिकायतें की गई थीं उसी का जिक्र किया जाता था। तो कुल मिला के पुलिस को ये लगा कि आदमी ठीक था, अपने व्यवसाय में या अपना जो करता था ठेकेदारी का काम, वो उसमें सिद्धहस्त था, और बहुत ज़्यादा ठेकेदार को ईमानदार तो कहना शायद ठीक नहीं होगा, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली वो साफ सुथरा आदमी था। तो आखिर ऐसी कौन सी बात पड़ी जिसकी वजह से उसे खुद, अपने बेटे और अपनी पत्नी को मारना पड़ा। जब 45 दिन बाद पुलिस ने ढूंढ के दोनों को निकाला तो दोनों एक तरह की बात कर रहे थे। एक बैकग्राउंड और था इनका कि ये दोनों ही एक्स आर्मी मैन थे, और दोनों को अपनी पत्नी के कहने पर नरेंद्र सिंह चौहान ने अपनी फर्म में भागीदार बनाया था। भागते रहे, और फिर पुलिस ने नंबर लगवा के और तमाम सर्विलांस की टीमें लगा के 45 दिन बाद इनको गिरफ्तार किया। 45 दिन बाद इन्हें हिरासत में पुलिस ने ले लिया। पूछताछ शुरू की, एक ही तरह के जवाब, एक ही तरह की बातें, एक तरह का वो ये दोनों करते रहे। अभी शायद कल तक इनकी पुलिस कस्टडी रिमांड थी, और कल ही इन्हें वापस जेल भेजा गया, लेकिन कोई मुफीद बात पुलिस इनसे उगलवा नहीं पाई। ऐसा लगता है कि 45 दिनों तक इन्हें क्या बोलना है, क्या इन्हें बताना है, क्या क्रॉस क्वेश्चन हो सकते हैं, उसका क्या जवाब बनाना है, एक साथ बैठकर, क्योंकि दोनों से अलग अलग सवालों के बीच के सवाल, और फिर उनसे भी बाद में निकले हुए सवाल जब किए गए तो सबका उत्तर दोनों ने एक जैसा ही दिया। सिर्फ इस बात पर सहमति दोनों ने बताई कि पैसों को लेकर बहनोई से कुछ राजीव के बहनोई से कुछ अनबन हो गई थी। कितने पैसों की बात थी, गोलमाल किधर से था, किसने पैसा मांगा या किसने नहीं दिया, इन सब बातों को दोनों ने नहीं बताया, बल्कि अपनी बात ही कहते रहे कि हम लोगों का बहुत पैसा नरेंद्र सिंह चौहान ने दबा लिया था। बार बार कहने के बाद भी नहीं दे रहे थे, और शायद उनको डिप्रेशन हो गया था किसी वजह से, और फिर अपने से उन्होंने गोली मार ली। पुलिस इस बात को लास्ट पुलिस कस्टडी रिमांड लेने के बाद भी पुलिस इस बात से मुतमईन नहीं हो पाई, और अल्टीमेटली उन्होंने इन दोनों को हत्या और आत्महत्या
उकसाने के लिए जेल भेज दिया। फाइनली इनको जेल भेज दिया। इस मामले में सीएसपी नागेंद्र सिंह का कहना है कि फिलहाल दोनों आरोपियों से पूछताछ तो की जा रही है। जब कोई अहम जानकारी मिलेगी हम सबके साथ साझा करेंगे। जानकारी के लिहाज से अभी तक इस संबंध में कोई भी ऐसी जानकारी नहीं मिली है जिसमें आत्महत्या से इतर कोई और बात पता लगी हो, लेकिन पुलिस को बराबर ये शक है, संशय है कि आत्महत्या की इस थ्योरी में झोल जरूर है। फिलहाल उन्हें जेल भेज दिया गया है और एविडेंसेस की तलाश की जा रही है। आज की घटना, साला और ममिया ससुर यानी ये दोनों ही रिश्ते पत्नी के साइड के थे, पत्नी की तरफ से थे। एक पत्नी का भाई था, एक पत्नी का मामा था। जब ये लोग इटावा से ग्वालियर आए तो सरकारी कामों में, सरकारी ठेकेदारी में बड़े ठेकेदारों के साथ काम किया नरेंद्र सिंह ने और नरेंद्र सिंह चौहान ने। और फिर 4 से 10 साल में जब काम सीख गया, काम जान गया और इसे लगा कि हम खुद इस काम को कर सकते हैं, तो बेटे आदित्य के नाम से अपनी एक फर्म बनाई। और जब फर्म अपनी बना ली तो इसी बीच में पत्नी के दबाव में उसने इस फर्म में पत्नी के भाई और उसके मामा को पार्टनर बना लिया। दोनों एक साथ सेना से रिटायर होकर आए थे। पत्नी ने जो दबाव बनाया, जो कारण बताया गया कि पत्नी ने कहा कि दोनों सेना से रिटायर हैं, डिसिप्लिन्ड लोग हैं, ज़्यादा हेरा फेरी अकाउंट्स में नहीं होगी या काम में कोई बहुत हेरा फेरी नहीं होगी, सख्त रहेंगे, लोगों से अच्छे से काम ले लेंगे, तब हमारी फर्म दिनों दिन तरक्की करेगी और हमारा काम आगे चल निकलेगा। नरेंद्र सिंह चौहान हालांकि उसकी इस बात से सहमत नहीं था, लेकिन फिर भी बार बार वही कहने और फिर उसे लगा कि फर्म अभी चलाना है, इनको साथ में रख कर देख लेते हैं कि हम कितना आगे चल पाते हैं। दोनों ने शुरुआती दौर में ठीक ठाक काम किया और जब दोनों ने ज़्यादा पैसे की आमद देखी, दोनों की नीयत खराब हो गई। आप जानते हैं ठेकेदार पहले तो पैसा लगाता है, फिर जब भुगतान होता है तो फिर पैसे की कोई कमी रहती नहीं है। बड़े बड़े ठेकेदार धीरे धीरे अपना खुद का नया व्यवसाय करने लगते हैं। तो इसी तरह पैसा देखकर उनमें लालच आने लगी। जब हिसाब किताब में ज़्यादा गड़बड़ी नोटिस की गई तो फिर उनकी शिकायतें शुरू हुई और नरेंद्र ने उनसे गड़बड़ी वाले जो पैसा जो गड़बड़ी में निकला, जो नरेंद्र के हिसाब से उन दोनों के पास होना चाहिए, उसको मांगना शुरू किया। जब पैसे के लिए ज़्यादा दबाव नरेंद्र ने बनाया तो पहले गुमनाम शिकायतें होने लगीं। जिस सरकारी डिपार्टमेंट में उनकी फर्म ने काम किया था वहाँ शिकायतों में कि साहब जीएसटी कहाँ चुराया गया, बिलिंग में क्या गड़बड़ी की गई, क्या सामान कितने का आया था, कितना दिखा के बिल पास किया गया, इस तरह की शिकायतें करनी शुरू की, वो भी गुमनाम। खैर, गुमनाम शिकायत की वैसे तो गुमनाम शिकायती प्रार्थना पत्र की जांच नहीं की जाती सामान्य तौर पर। इस संबंध में अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग शासनादेश भी है। उत्तर प्रदेश में भी एक शासनादेश है कि गुमनाम प्रार्थना पत्रों की जांच नहीं होगी, लेकिन जो फैक्ट्स लिखे गए थे उसमें उसको तो वेरीफाई किया संबंधित डिपार्टमेंट के लोगों ने और उनमें कुछ न कुछ बातें सही निकली। बात इसलिए भी सही निकली कि करने धरने वाले भी वही लोग थे, 3 ही लोग थे उस फर्म में और उन्हीं को सारे डॉक्यूमेंट्स की एक्सेस थी। तो डॉक्यूमेंट्स के लूप होल या ठेकेदारी के इस काम में जो लूप होल है वो वही लोग बता सकते हैं जो उसके कागज मेंटेन करते हैं, जो उसका हिसाब किताब रखते हैं। खैर, ये पता करने में जरा सी भी देर नरेंद्र को नहीं लगी कि ये शिकायत किसने की होगी गुमनाम पत्र के जरिए। फिर उसने और दबाव बनाना शुरू किया तो इन दोनों ने अपने नाम से शिकायती प्रार्थना पत्र प्रेषित करने शुरू किए ताकि उसकी प्रॉपर जांच हो। इस बात से बहुत दुखी भी हुआ, बहुत परेशान भी हुआ नरेंद्र। उसने अपनी पत्नी से इसका जिक्र किया कि तुम्हारे कहने पे तुम्हारे भाई और मामा को मैंने अपने यहाँ पार्टनर बनाया था, अब वो लोग मेरे खिलाफ
अपने नाम से शिकायतें कर रहे हैं। अब तुम इन दोनों को समझाओ कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा, अब उनको ये समझाओ कि मेरा हिसाब किताब कर दें, चले जाएं, हम अकेले ही काम कर लेंगे, मैं और मेरा बेटा, मुझे किसी पार्टनर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पत्नी ने साफ इनकार कर दिया कि मैं अपने भाई और अपने मामा से ये बात नहीं कह पाऊंगी। लेकिन तब तक जो इसकी शिकायतें सही पाई जाने लगीं तो डिपार्टमेंट तो फौरन नोटिसें देने लगता है। ये काम सही नहीं हुआ, और जब एक बार नोटिस किसी काम के सिलसिले में मिल जाती है तो फाइनल भुगतान में बड़ी दिक्कत होती है। ठेकेदार इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। उसको ये लगा कि अब मैं चारों तरफ से घिर रहा हूँ, और इस बीच में उसका साला और उसके ममिया ससुर अपना काम अलग अलग जगह पाते रहे और करते रहे। उनके चेहरे पे कोई शिकन नहीं थी, और इसी अवसाद और गुस्से में संभवतः उसने ये डिसाइड कर लिया कि पत्नी की वजह से इन सब लोगों को मैंने रखा और मेरी ये दुर्गति हुई। पत्नी को भी मारा। बेटे के नाम फर्म थी कि कल को पत्नी हम मान लिया चले गए इस दुनिया से तो ये इतने बड़े कर्ज में रहेगा कि इसका जीना मुश्किल कर देंगे हमारे साले और हमारे मौसिया ममिया ससुर। इसलिए उसने पहले बेटे को मारा, फिर पत्नी को मारा, फिर अपने आप को मार लिया। लेकिन एक बात बहुत कम समझ में आई कि किसी आदमी की मानसिक स्थिति जब बहुत अच्छी नहीं है तो पत्नी की हत्या करने के बाद उसकी हथेली पे ये लिखना कि सब मौतों का जिम्मेदार मेरा भाई है। हाथ नहीं चलेगा। ऐसी सिचुएशन किसी के सामने अगर आ जाए तो कलम नहीं पकड़ी जाएगी, हाथ नहीं चलेगा। लेकिन उसको लिखा गया। हालांकि उसकी लिखावट में लिखा तो वो पत्नी की तरफ से गया है, लेकिन जो छोटी मोटी प्राइमा फेसी लिखावट के संबंध में जानकारी पुलिस ने की तो ऐसा लगता है कि मृतक नरेंद्र ने ही वो अपनी पत्नी के हाथ में लिख दिया। और हाथ में इसलिए लिखा कि कागज है, कहीं गायब हो जाए, कागज है, इन लोगों में से कोई पहले मौके पर पहुंच जाए, सबका आना जाना था, ये गायब कर देंगे तो कभी पता नहीं लगेगा पुलिस को कि आत्महत्या क्यों की गई। इसलिए हाथ में लिख दिया गया ताकि हाथ काट के कोई अलग नहीं करेगा, जो पहले देखेगा उसकी समझ में आ जाएगा। और इतनी जल्दी वो बॉल पेन से या जो पेन आजकल प्रचलन में है उससे लिखने में उसको इतनी जल्दी साफ भी नहीं किया जा सकता। तो दिमाग लगा के उसने शांत मन से कि हम मर तो रहे ही हैं, जा तो रहे ही हैं दुनिया से, लेकिन दुनिया वालों को और पुलिस को ये जानना जरूरी है कि आखिरकार किसकी वजह से ये किया गया है। बहरहाल हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स के पास भेजा गया है, अभी तक उसका कोई रिजल्ट नहीं आया है। देखिए, मदद तो किसी भी रिश्तेदार से आप ले सकते हैं, लेना भी चाहिए परेशानी में, या अच्छी बात है अगर आपकी मदद करने को आपका कोई रिश्तेदार तैयार हो जाए। लेकिन अगर किसी रिश्तेदार को आप हिस्सेदार बना देंगे तो हिस्सेदार बनाने के पहले 100 बार सोच लीजिएगा। किसी तरह के रिश्तेदार को, क्लोज रिलेटिव को, अब बाप बेटे तो बन ही सकते हैं, लेकिन आप चाचा, ताऊ, मामा, मामी, मौसी, मौसा, साला, साली, साड़ू, इन सब लोगों को अगर आप अपने व्यवसाय में ऐसे रिश्तेदारियों को हिस्सेदारी दे देंगे तो आप ये मान के चलिए, पहली बात तो संबंधों में खटास हर हाल में आ जाएगी। हर हाल में संबंधों में खटास आएगी। आपका व्यवसाय बहुत अच्छा चलेगा तब भी, और व्यवसाय में कोई गड़बड़ी होगी तब भी, अगर आपने हिस्सेदार बना रखा है। और कभी कभी ये खटास इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जान भी जाने का कारण बनती है। इसलिए बराए मेहरबानी किसी भी रिश्तेदार को हिस्सेदार बनाने से पहले 100 बार सोच लें कि कितनी दूर तक चलेगा, क्या आपके पैरों में चोट तो नहीं पहुंचा देगा कि आगे निकल जाए, आप जहां थे वहीं खड़े रह जाएं, या आपको कहीं कुएं में ढकेल कर आगे तो नहीं निकल जाएगा। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।